नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एमजे कुमेरिया पर आपका स्वागत है। आप अपने पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड की अपने भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। तो इससे पहले हमने प्रस्तावना टॉपिक का अध्ययन किया। अभी अपने उसका थर्ड चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक अपना भारतीय संविधान की विशेषताएं, या इसको लक्षण भी बोलते हैं, लक्षण, इनका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं या लक्षण। तो आपके लिए व्यवस्था स्टार्ट की गई है। इसके लिए आप एक ध्यान रखना भी कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, लाइक करें और करवाएं, और अपने जो साथी हैं उन तक आप इसे फैलाएं तो वो भी इस चीज़ का लाभ ले सके। तो एमजे कॉलेज ये आपको व्यवस्था देने जा रहा है इस पूरे एरिया में पहली बार। तो अपने स्टार्ट करें भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारत के संविधान में क्या क्या ऐसी विशेषताएं दी गई है कि इसे एक विशेष प्रकार का संविधान बनाती है। तो अपने बात करते हैं। तो नंबर 1 है कि भारतीय संविधान को भारतीय संविधान लोकप्रिय संविधान है। लोकप्रिय संविधान एक विशेषता है। भारतीय संविधान लोकप्रिय संविधान है। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि इसका निर्माण भारतीय लोगों द्वारा किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारतीय लोगों के द्वारा। क्योंकि इसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग। जब प्रस्तावना आपने पढ़ी थी तब लिखा हुआ था हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग इस संविधान सभा में तारीख दी हुई थी 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस वजह से इसको बोल दिया जाता है कि भारतीय लोगों ने इसे बनाया, तो ये लोकप्रिय संविधान है। ठीक है, भारतीय लोगों ने इसे बनाया, इस वजह से ये लोकप्रिय संविधान है। और अंतिम शक्ति है जो संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को दी गई है। भारतीय जनता को, इस वजह से इसे लोकप्रिय संविधान कहते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक या बड़ा, सर्वाधिक व्यापक या बड़ा संविधान है। तो भारतीय संविधान निर्मित, लिखित व सर्वाधिक व्यापक या सबसे बड़ा संविधान है। ये भी इसकी एक विशेषता है। तो निर्मित तो ऐसे है कि भारतीय लोगों ने इसे बनाया है, लिखा गया। लिखने में देखो टाइम कितना लगा है भारतीय संविधान को लिखने में। भारतीय संविधान को लिखने में देखो समय कितना लगा है, 2 वर्ष या 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इतने लंबे टाइम में इसे लिखा गया भारत के लोगों के द्वारा। मतलब एक संविधान सभा बनाई गई, उस संविधान सभा
मेन प्राणुस्मृति थी, उन लोगों के द्वारा इसे तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान को सबसे बहुत ज्यादा टाइम लगा। फिर इसको देखो व्यापक इस वजह से है कि भारत के अन्य जितने भी संविधान है अन्य देशों के, उनसे भारत का संविधान सबसे बड़ा है। तो यहाँ देखिए कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में? 7 है। कनाडा है, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है। और अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका के देश में संविधान में कितने अनुच्छेद है? 153 अनुच्छेद है। तो भारत का संविधान देखो अब इनमें कितना है? अमेरिका में ओनली 7, कनाडा में 147 और ऑस्ट्रेलिया में 128, अफ्रीका में 153, जबकि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 12 अनुसूची है। तो भारत का संविधान बहुत ही बड़ा है, 395 अनुच्छेद है। ये ध्यान रखना भी गणना की दृष्टि से अलग हो जाएगा, भी सीधा सीधा जो लिखा हुआ है वो लास्ट अंक है 395। वैसे इसको अभी तक 465 से ज्यादा हो चुके हैं अनुच्छेद तो गणना की दृष्टि से। भाग 22 है, मतलब कोई 23 नंबर पे भाग नहीं लिखा हुआ है। वैसे कुछ जगह बताया जाता है 25 भाग, ठीक है। तो वो इस वजह से है कि जैसे 9 के 4 के इस प्रकार के भाग जोड़ेंगे, उनको काउंट करते हैं तब ये 25 भाग हो जाते हैं। तो कुछ जगह पर 25 बताया जाता है, बाकी अपने याद रखना कि 22 भाग है, 12 अनुसूची है। जब संविधान लागू हुआ उस वक्त 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची, 8 अनुसूची थी। जब संविधान लागू होता है उस वक्त 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। देखो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची 1951 में, ठीक है। पहला ही संविधान संशोधन था उसके द्वारा। फिर 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1985 के अंदर जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची देखो कब जोड़ी गई? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन था और 1993 में से संविधान में जोड़ दिया गया। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? वो भी 1993 में जोड़ी गई थी और 74वां संविधान संशोधन था। तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। तो इस वजह से कहा जाता है कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, लिखित भी है और निर्मित भी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान की विशेषताएं। फिर इसमें देखो, इसको एक राइटर हुए विदेशी डॉक्टर आइवर जेनिंग्स लिखा आता है। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स इसे विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया है। आइवर जेनिंग्स ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान बताया है भारतीय संविधान को, ठीक है। और अब तक देखो इसमें ये भी प्रश्न बनता है कि अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं। तो अब तक मतलब 2020 तक इसमें कितने संशोधन हो चुके हैं? 104वां संशोधन 2020 में हुआ। इसमें देखो आरक्षण से संबंधित है, जो किसका आरक्षण? राजनीतिक आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, इससे संबंधित है ये 104वां संविधान संशोधन। तो इसके अंदर
देखो आरक्षण SC ST और अलग इसको SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और जो आंग्ल भारतीय थे उनको आरक्षण था। आंग्ल भारतीय इनको आरक्षण था। तो इस आरक्षण को तो कर दिया गया समाप्त। 104 में के द्वारा आंग्ल भारतीयों को के आरक्षण को अब समाप्त कर दिया गया है। जो लोकसभा विधानसभा में यह आरक्षण दिया गया था, कहां? लोकसभा और विधानसभा इनमें आरक्षण था SC ST और आंग्ल भारतीयों के लिए। तो आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को, राजनीतिक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया और SC और ST के आरक्षण की सीमा समाप्त हो रही थी जो 2020 में, जनवरी 2020 में उसको बढ़ाकर कर दिया गया है जनवरी 2030 तक। मतलब अब 2030 तक SC ST को आरक्षण यथावत रहेगा। तो ये बात समझ आई, इसे आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखो कल वाली जो प्रस्तावना का टॉपिक था नेक्स्ट, उसी टॉपिक को भी इसमें क्लियर करते जाएंगे अपने साथ में। तो विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भारतीय संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? भारतीय संविधान भारतीय राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। तो भारत पर किसी विदेशी या विरोधी सत्ता या शासन, विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं रहेगा या होगा। भारत पर किसी विदेशी का अधिकार नहीं होगा। भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, भारत अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करेगा। तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, किसी विदेशी का अधिकार नहीं रहेगा और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण करेगा। जो भी संधियां हैं, ठीक है, जो भी संधियां हैं उन संधियों को भारत अपनी इच्छा के अनुसार मानेगा। ये नहीं कि उनमें बाउंडेशन भी कर ली संधि तो वो उसी में रहेगा, जब चाहे उस संधियों को वो छोड़ सकता है, जब चाहे वो उस संधियों को छोड़ सकता है। इस बात को समझ लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी राज्य। तो भारत शुरू से समाजवादी राज्य नहीं रहा। भारत के संविधान में समाजवादी वर्ड प्रस्तावना में बाद में जोड़ा गया। जब संविधान बनाया जा रहा था उस वक्त इस बात पर वाद विवाद हुआ था कि भारत को क्या समाजवादी विचारधारा अपनानी चाहिए। तो कुछ जो संविधान में थे उन्होंने कहा नहीं, अपने को एक विचारधारा से बंधना नहीं चाहिए। तो इस वजह से इसको फिर टाल दिया गया। पर आगे आने वाले समय में 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया और इसके द्वारा भारतीय प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया। समाजवादी शब्द जोड़ दिया गया, जोड़ा, ठीक है।
समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1976 में 42वां संविधान संशोधन था। तो सीधा सीधा प्रश्न, छोटा प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में कब और कितनी बार संशोधन हुआ, क्या जोड़ा गया? तो एक शब्द तो ये समाजवादी जोड़ा गया था। दूसरा है समाजवादी, फिर है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो ये शब्द भी शुरू से नहीं था भारतीय संविधान में, इसको भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां 1976 इसके द्वारा इसे जोड़ा गया था। ध्यान रखना कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये 42वें के द्वारा जोड़े गए हैं प्रस्तावना में। तो भारत वैसे शुरू से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, पर घोषित नहीं किया गया था। घोषित किया गया या जोड़ा गया कब? 1976 में। कहां? प्रस्तावना में से जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या रहेगा? पंथ निरपेक्ष या इसे धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, ठीक है? धर्म निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। इसका मतलब क्या रहेगा? क्या तात्पर्य है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष से? तो तात्पर्य ये कि भारत राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा। मतलब किसी एक धर्म को ये संरक्षण नहीं देगा, कि भारतीय राज्य किसी एक धर्म को संरक्षण नहीं देगा, सभी धर्मावलंबियों को समान मानेगा, सभी धर्मों को समान मानेगा, समान संरक्षण देगा। तो ये बात 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ी गई प्रस्तावना में। तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एक और विशेषता देख लेते हैं अपने। भारत एक लोकतंत्र है। भारत एक लोकतंत्र है। मतलब कि भारतीय राज सत्ता पर, जो भारतीय राज सत्ता है, राज सत्ता पर जनता के द्वारा चुने हुए, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करेंगे। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जनता शासन करेगी। जो जनता चुनेगी वही लोग शासन करेंगे, सरकार चलाएंगे। ठीक है, तो ये है लोकतंत्र, जनता के द्वारा। जो लोकतंत्र की वैसे परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र किसे कहा जाएगा? जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन किया जाता है वो लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य, भारत एक गणराज्य है। तो गणराज्य देखो, तो भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन भी एक लोकतंत्रात्मक है, भारत भी एक लोकतंत्रात्मक है, पर ब्रिटेन लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है और भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब राजतंत्र और गणराज्य में क्या फर्क रहेगा वो समझने के लिए थोड़ी सी बात देख लें कि भारत है जिसके अंदर जो सर्वोच्च अधिकारी होता है राष्ट्रपति। सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति को भारत के लोगों के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता के द्वारा चुना मतलब निर्वाचित किया जाता है। तो निर्वाचित डायरेक्ट रूप से जनता नहीं करती, इनडायरेक्ट रूप से करती है। मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जनता राष्ट्रपति को चुनती है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? जो आप एमपी और एमएलए जो चुन के भेजते हैं, उन लोगों के द्वारा
राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दिए जाते हैं और उन वोटों के द्वारा इसका चुनाव होता है। कम से कम 50% तो टोटल होना ही चाहिए, उसके अलावा +1 मतलब अधिक होना चाहिए। 50+1 का रेशियो यहाँ जितने वोट प्राप्त करेगा वो राष्ट्रपति बनेगा। तो भारत एक गणराज्य है। ब्रिटेन में तो वंशानुगत राजा है और भारत के अंदर एक चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता है जिसका नाम राष्ट्रपति है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक अपने यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की विशेषताएं अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो इसके लिए धन्यवाद और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें इतना प्यार दें कि हम इसे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करें। धन्यवाद।